प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़्लमून। जो शख्स नेक काम करेगा उसको उसके 10 गुना मिलेंगे और जो शख्स बुरा काम करेगा उसको उसके बराबर ही सज़ा मिलेगी और उन लोगों पर जुल्म ना होगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मुअल्लिम रेडियो प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हमें जिंदगी गुजारने के लिए छोटी से छोटी बात बताता है। ऐसी बातें जिन पर अमल करके हम अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा बंदे भी बन सकते हैं और अपनी जिंदगियां भी संवार सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें दरअसल नेकियां हैं जिनको हम अगर करें तो हमें सवाब ही सवाब मिलेगा। जैसे कि अगर हम 1 रुपया भी सदका करें तो इसका बहुत अजर है, बशर्त ये कि हमारी नीयत और हमारा दिल साफ हो। अगर कोई बंदा मुश्किल में है और हम उसकी मुश्किल को आसान करने में उसकी मदद कर दें, चाहे वो सिर्फ बातचीत के जरिए क्यों ना हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। हमें इन छोटी छोटी नेकियों को किसी सूरत हल्का नहीं लेना चाहिए और इस इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि कोई बड़ी नेकी का मौका मिलेगा तो फिर वही करेंगे, ये छोटी छोटी नहीं करेंगे। नबीहा, आपको पता है कि अगर हम किसी से मुस्कुरा कर मिलें तो ये भी नेकी है। और तो और किसी को पानी पिलाना बहुत छोटी नेकी समझी जाती है, लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है। अपने गुस्से पर काबू पाकर अपनी ज़बान को गंदा करने से बचाना भी नेकी है। और आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहना भी नेकी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बता दूं जिसको अगर तुम अख्तियार करो तो आपस में मोहब्बत करने लगोगे। अपने दरमियान सलाम करने और सलाम के जवाब देने के अमल को फैलाओ। यानी कि हमें आपस में एक दूसरे को सलाम करने की आदत अपना लेनी चाहिए। ये नेकी भी है और अपने प्यारों के लिए सलामती की दुआ भी। इसी तरह वालिदैन के साथ नेक सलूक करना भी एक नेकी है, ख़ास तौर पर तब जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं। तो हमें चाहिए कि हम अपने सब्र के दामन को हाथ से ना छोड़ दें। किसी मरीज की इयादत के लिए जाना भी बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका अजर बहुत ज़्यादा है। जो मुसलमान सुबह को किसी मरीज की इयादत करता है, 70,000 फरिश्ते गरूब आफ्ताब तक उसकी मगफिरत की दुआ करते हैं। तो देखा आपने प्यारे बच्चों, सिर्फ किसी बीमार का हाल पूछना इतनी अहमियत रखता है कि 70,000 फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। और आपको पता है किसी भूखे को खाना खिलाना कितना अजर का काम है। रास्ते में पड़ी हुई चीज उठाकर साइड पर रखना ताकि किसी को चोट ना लग जाए, बज़ाहिर जरा सी हरकत है, लेकिन ये भी एक नेकी है। हर रोज किसी का हाथ थामना, हौसला बढ़ाना, गले लगाना या एक छोटी सी थपकी ही दे देना दूसरे इंसान को बहुत खुशी देता है और हमारे लिए अजर का बायस है। बुराई से रोकना और अच्छी बातें बताना भी नेकी है। और पड़ोसी से अच्छा सलूक करना भी एक सवाब का काम है। तो प्यारे बच्चों, इन छोटे छोटे कामों में से कितने ही काम हम हर रोज करते होंगे, लेकिन हमने कभी भी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि ये हमारे लिए कितने अजर और सवाब की बायस हैं। तो आइए अहद करते हैं कि आज से हम पूरी कोशिश करेंगे इन छोटी छोटी नेकियों को हाथ से ना जाने दें और इनसे भरपूर फायदा उठाएं। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कंपोनेंट, जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो के साथ आपके टीचर मिस ताहिरा नासिर की तरफ से आप सबको मेरा सलाम और खुश आमदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए आज के पहले सेगमेंट की जानिब, जो है गपशप।
आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक शख्स को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिलती है, जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। उसके दिन फिर गए और वो मालामाल होने लगा। जब पैसे हाथ आने लगे तो वो उन्हें फजूल खर्चों में उड़ाने लगा। फिर उसके दिल में लालच ने जगह बना ली। उसने सोचा कि ये क्या, रोज एक अंडे का इंतजार करूं, क्यों ना मुर्गी को ज़िबा करके सारे अंडे एक साथ हासिल कर लूं और बहुत अमीर हो जाऊं। उस बेवकूफ शख्स ने लालच में आकर मुर्गी को ज़िबा कर दिया। अब भला बताइए कि मुर्गी के पेट में कोई अंडों का ढेर थोड़े छुपा होगा। बजाय इसके कि वो किफायतशुआरी से काम लेता, वो लालच और फजूल खर्ची में मुर्गी और सोने के अंडे दोनों से हाथ धो बैठा। अजीज तलबा और तालिबात, किफायतशुआरी एक ऐसी आदत है जो इंसान को बुरे वक्त में दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचाती है। आप सोच रहे होंगे कि भला कैसे, तो पहले ये समझ लीजिए कि किफायतशुआरी और कंजूसी में क्या फर्क है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं। इसके साथ ये भी हुक्म दिया है कि इन नेमतों को इस्तेमाल करो। जैसे एक जगह इरशाद है, और ना तो ऐसे कंजूस बनो कि अपने हाथ को गर्दन से बांध कर रखो, और ना ऐसे फजूल खर्च के हाथ को बिल्कुल ही खुला छोड़ दो जिसके नतीजे में तुम्हें काबिल मलामत और कलाश होकर बैठना पड़े। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 20। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि अल्लाह ने जो कुछ हमें अता किया है, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसे इस्तेमाल भी एहतियात से करना चाहिए। फजूल खर्च इंसान हमेशा मुश्किल वक्त में दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। कर्ज हासिल करने के लिए वो तरह तरह की झूठ और गलत बयानियों से काम लेता है, जबकि वो शख्स जो खर्च करने में भी एतदाल यानी किफायतशुआरी से काम ले, वो कभी भी मुश्किलात और तकालीफ का सामना नहीं करेगा। वजह उसकी ये है कि वो ख्वाहिशात से बचता है, क्योंकि ख्वाहिशात को जितना बढ़ाया जाए वो बजाय कम होने की बढ़ती चली जाती हैं। वैसे आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा और संगीन मसला हमारी फजूल खर्चियां हैं। फजूल खर्चियों से कर्ज, बीमारियां और परेशानियां आती हैं, जबकि किफायतशुआरी से आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाते हैं। फर्ज कीजिए, अगर आपको जो रोजाना का जेब खर्च मिले, आप उसमें से आधे भी बचा लें, तो महीने के आखिर में आपके पास इतने पैसे जरूर जमा हो जाएंगे जो आपकी या आपके घर वालों की कोई अहम जरूरत को पूरा कर सकेंगे, या फिर आप इससे किसी की मदद कर सकेंगे। किफायतशुआरी का हरगिज मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर बिल्कुल खर्च ना करें, ये कंजूसी कहलाता है। जो जरूरत हो उसे जरूर पूरा कीजिए, लेकिन गैर जरूरी ख्वाहिशात पर काबू पाएं। चलें जी, आज बहुत गपशप हो गई और इस बहाने उस बेवकूफ और लालची शख्स की कहानी भी सुन ली जो किफायतशुआरी अपनाने के बजाय फजूल खर्च निकला और लालच में आके अपनी दौलत से हाथ धो बैठा। अब जरा पढ़ाई की बात हो जाए। हमारा अगला सेगमेंट है, तो फिर सीखते हैं। आज हम कहानी लिखने का तरीका सीखेंगे। कहानी के अज्जा आप जान चुके हैं, लेकिन कहानी लिखना एक कमाल की बात है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। अच्छा, सबसे पहले एक सरगर्मी करते हैं। मैंने आपको गपशप सेगमेंट में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी सुनाई थी ना। आपने एक मजेदार सा काम करना है, वो ये कि इस कहानी के इख्तिताम में यानी एंड में या तो वो लालची शख्स क्या करता है, मुर्गी को ज़िबा कर देता है ना। आप इस कहानी का इख्तिताम बदल दें, एंड चेंज कर दीजिए। भाई, जो भी आपके दिमाग में आता है कि उसे जब रोज सोने का अंडा मिलता है तो वो सोचता है। अब आप यहाँ से अपनी कहानी शुरू करें। कुछ लाजमी बातें याद रखिए। अच्छा, आप में से कोई अपना आइडिया शेयर करना चाह रहा है? चलिए बताइए। जी, इनका ये कहना है कि जब उसे रोज सोने का अंडा मिलता है तो वो सोचता है कि मैं इससे किसी गरीब की मदद करूं, तो वो आधे पैसे उस सोने के अंडे को बेच के अपने मोहल्ले की एक गरीब औरत के घर में राशन डलवा देता है। अरे वाह, क्या आइडिया है आपने दिया, जबरदस्त। इसका मतलब है कि आप अपनी कहानी का इख्तिताम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? अच्छा, आपने कहा कि उसे रोज सोने का अंडा मिलता है, लेकिन एक दिन उसकी मुर्गी कहीं गायब हो जाती है। ओह माय गॉड, ये तो आपने बड़ी उसे मुश्किल में डाल दिया। उसके बाद जो होगा वो फिर आप ही लिखेंगे। चलिए, आप कुछ लाजमी बातें याद रखिए जब भी आप कहानी लिखना चाहें।
आप चाहें तो इस कहानी में मजीद किरदार भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप कहानी का इख्तिताम बदलना चाह रहे हैं तो आप कहानी में क्या क्या करेंगे? इस कहानी में आप चाहें तो मजीद किरदार शामिल करें, जैसे इस शख्स की बीवी या कोई बेटी या बेटा। आप इसका अच्छा किरदार दिखा सकते हैं, जैसे अभी किसी ने कहा कि वो सोने का अंडा बेच के गरीबों की मदद कर रहा था। बिल्कुल ठीक। आप सूरत हाल तब्दील कर सकते हैं, जैसे उसे सोने का अंडा ना मिले बल्कि उसकी जगह सोचें क्या मिल सकता है। चलिए अब अपनी कहानी लिखेंगे। हाँ भाई, हम अब अपनी कहानी लिखेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आप कहानी लिखने की प्लानिंग करें, यानी पहला ड्राफ्ट लिखें। खास वाकयात को पॉइंट्स की सूरत में लिखें। दूसरी बात, कहानी लिखने में वाकयात की तरतीब का ख्याल रखें। कौन सा वाकया कब लिखा जाएगा ये पहले नोट कर लें। जब तक कहानी में तरतीब और तसलसल नहीं होगा, कहानी का मजा नहीं आएगा। तीसरी बात, अपनी कहानी में हर चीज की तफसील बताने के लिए सिफात का इस्तेमाल करें, ताकि पढ़ने वाला आपकी कहानी को पढ़ते हुए उसे महसूस कर सके, उसे सोच सके। मसलन उस छोटे से गांव में एक हरा भरा गंदम का खेत था, या सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इसी तरह अगर आप किरदारों के बारे में बताएं तो आप लिख सकते हैं, वो बूढ़ा शख्स लाठी टेकता हुआ आया, या फिर वो बच्चा बहुत शरारती था, या फिर उस नौजवान की मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी। इस तरह से क्या होता है कि आप लोगों को तसव्वुर करने पे मजबूर कर सकते हैं। इसी तरह आप मंजर और किरदारों का हुलिया बता सकते हैं। अपनी सोच को आजाद छोड़िए और बेफिक्र होकर लिखिए, ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए कि कहानी में क्या हो रहा है। चौथी बात, आप जब कहानी लिखेंगे तो इसे ज़माना माजी में इस्तेमाल करेंगे। आप जब कहानी लिखेंगे तो उसमें ज़माना माजी इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में एक लड़का रहता था, या फिर इस तरह भी हो सकता है, ये इन दिनों की बात है जब मैं चौथी जमात में पढ़ती थी। गोया आपके कहानी के वाकयात हो चुके होंगे। आप या तो उसे खुद बयान करेंगे, या फिर आप खुद भी इस कहानी का हिस्सा हो सकते हैं। पांचवी अहम बात, कहानी में क्लाइमेक्स जरूर होना चाहिए, उसके बगैर मजा नहीं आएगा। अपने मरकजी किरदार को किसी मुश्किल में डालें, फिर किसी दिलचस्प अंदाज से इस मुश्किल का हल निकालें। छठी बात, कहानी का इख्तिताम मुकम्मल तरीके से और दिलचस्प अंदाज में करें। कोई किरदार से जुड़ा वाकया रह ना जाए। मजे की बात है ना ये? तो कहानी लिखना शुरू करें। बिल्कुल सही, आप जल्दी से एक अच्छी सी कहानी लिखिए और उसको एक मौजू जरूर दें, यानी उसका उन्वान जरूर लिखें। आज मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी और ये सवालात यादे के जुमरे में आते हैं, यानी हमने जो कुछ अभी पढ़ा है उसके हिसाब से हम रिव्यू करेंगे। पहले सवाल, फजूल खर्च इंसान किन मुश्किलात का शिकार हो सकता है? कौन बताएगा? जी आप बताइए। बिल्कुल दुरुस्त है, फजूल खर्च इंसान कर्ज, बीमारी या परेशानियों का शिकार हो सकता है। चलिए दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। किफायत शुआरी से आप क्या समझते हैं? जी आपने हाथ उठाया है, बताइए। किफायत शुआरी का मतलब है अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च करना। शाबाश, आपको तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है। और तीसरा सवाल तो बहुत आसान है, कंजूसी से क्या मुराद है? भाई ये बच्ची बहुत देर से हाथ उठा रही है, अब इनकी बारी है। जी बताइए। बिल्कुल, इन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया, गौर से सुने। इन्होंने कहा है कंजूसी का मतलब है कि आप अपने ऊपर या दूसरों पर उस वक्त भी खर्च ना करें जब आपको जरूरत हो। जबरदस्त जवाब दिया है, शाबाश। अच्छा, कुछ सवाल कहानी से हो जाएं तो हमारा इयादा अच्छी तरह हो जाएगा। ये बताइए कि उस शख्स के पास जो मुर्गी थी उसकी क्या खास बात थी? अरे भाई अरे, ये तो सबके हाथ उठ गए। अच्छा एक मिनट रुकिए, आप बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है, वो सोने के अंडे देती थी। अब एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछती हूँ। उस आदमी के किरदार की कोई दो खास बातें बताइए। मुझे यकीन है आप जवाब जरूर दे देंगे। चलिए आप बताइए, क्या कहा आपने? एक तो वो लालची था और दूसरा, हाँ वो फजूल खर्च था। अच्छा आप भी कुछ कह रहे हैं, बेसब्रा भी था। बिल्कुल ठीक। अच्छा इनकी बात भी सुनते हैं।
वो किफायत शुआर नहीं था। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, आप भी कुछ कह रहे हैं, इनकी बात भी सुननी चाहिए। वो इंतहाई बेवकूफ था, जबरदस्त, लेकिन ये ख्याल आपको कैसे आया कि वो बेवकूफ था? ओह अच्छा, भाई इनका कहना है कि अगर अक्लमंद होता तो जरूर ये सोचता कि मुर्गी के पेट में एक वक्त में इतने सारे अंडे नहीं हो सकते और उसकी इसी बेवकूफी की वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा। तमाम जवाबात बिल्कुल ठीक और दुरुस्त हैं। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। उस आदमी ने लालच में आकर क्या फैसला किया, वजह भी बताइए। चले आप बताइए। बिल्कुल ठीक, उस आदमी ने ये फैसला किया कि मुर्गी को ज़िबा कर दिया जाए, क्योंकि उसका ख्याल था कि इस तरह वो सारे सोने के अंडे एक साथ हासिल कर सकेगा। अच्छा अगला सवाल सुनिए। उस आदमी को लालच का क्या नतीजा भुगतना पड़ा? हाँ जी, कौन जवाब देगा? जी बिल्कुल बताइए। बिल्कुल सही कहा, इस आदमी को लालच का ये नतीजा भुगतना पड़ा कि वो ना सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को खो बैठा, बल्कि सोने के अंडों से भी हाथ धोने पड़े। भाई वाह, आज का ये सवाल जवाब का सेशन तो बहुत खूब रहा। आप सब तो बहुत गौर से सुनते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो आज हमने सीखा कि किफायत शुआरी क्या होती है और कहानी कैसे लिखें। तो चले हम अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं, जो है हम भी कर सकते हैं। अपने डायरी में नोट कीजिए कुछ मशहूर कहानियां, जैसे प्यासा कौवा, सुनी हुई है ना, कछुआ और खरगोश, शेर आया, इनके इख्तिताम तब्दील कीजिए। कर सकते हैं ना आप लोग? बिल्कुल। नंबर 2, इन कहानियों के किरदार बदल के दूसरे किरदार शामिल कीजिए और फिर कहानी लिखिए। जैसे प्यासा कौवा में आप कौवा की जगह चिड़िया हो सकती है, कछुआ और खरगोश में आप खरगोश का किरदार बदल सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आप फिर कहानी लिखिए। नंबर 3, अपनी एक कहानी लिखिए और घर में किसी बड़े को सुनाइए। तस्वीर बनाना मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, आपकी और हम सब की हिफाजत करे। आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। तो बच्चों, हमें भी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और किफ़ायत शुआरी से काम लेना चाहिए और बचत करनी चाहिए। इसके लिए आप एक कॉइन बॉक्स भी बना सकते हैं जिसमें आप जब चाहे कॉइन्स डाल सकते हैं। हादिया, क्यों ना आज हम एक दूसरे से रिडल्स पूछें? ठीक है नबीहा, मजा आएगा। पहले मैं पूछूंगी। ठीक है, तो फिर पूछो। ड्यूरिंग व्हाट मंथ डू पीपल स्लीप द लीस्ट? यानी कि ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं? ऐसा कौन सा महीना हो सकता है? इसका क्या जवाब होगा? हाँ, फरवरी का महीना होगा, क्योंकि उसमें सबसे कम दिन होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। चलो अब मैं पूछती हूँ। फीड मी एंड आई लिव, येट गिव मी वाटर एंड आई डाई, व्हाट एम आई? इसका क्या जवाब हो सकता है? ओह हाँ, फायर, यानी कि आग। जब तक आग को हम लकड़ी खिलाते रहेंगे वो जलती रहेगी, लेकिन अगर उसे हम पानी देंगे तो वो बुझ जाएगी। बिल्कुल सही जवाब हादिया। अब हम दोनों के पास एक एक पॉइंट है। अब आप पूछो। अब हम 2 पहेलियां उर्दू में करेंगे। ठीक है, अब हम उर्दू में खेलते हैं। चलो फिर पूछो। एक उस्ताद ऐसा कहलाए, आप ना बोले सबक पढ़ाए। एक उस्ताद जो बोले बगैर पढ़ा दे, ये कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हाँ, ये तो किताब हुई ना, क्योंकि किताब बोलती नहीं है लेकिन हमें सबक जरूर पढ़ा देती है। जी नबीहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया। चलो अब इस पहेली का जवाब दो। रंग बरंगी छैल छपीली, सुर्ख बसंती उदी नीली, बिना तीर के एक कमान, जिसको देखे एक जहान। रंग बिरंगी और कमान की शेप की, ये क्या हो सकता है? क्या जवाब हो सकता है? मुझे नहीं समझ आ रहा। इस पहेली का जवाब कौसे कज़ा यानी रेनबो है हादिया। ओह अच्छा, अब मेरी समझ में आया। इस हिसाब से नबीहा के पास हैं 2 पॉइंट्स और मेरे पास 1, तो इस गेम की विनर हुई नबीहा। ये चले फिर इसी जीत के साथ साथ सुनते हैं आज का अगला कंपोनेंट, जो है
1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी मेज़बान राहिला माहीन 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग अब तक काफ़ी मैथ के कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। आपको पता है कि हमारी मशीन जो है वो मैथ के कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से समझाती है, जिनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से होता है। ठीक है ना। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी कॉपियाँ और पेंसिल निकाल लीजिए ताकि आप साथ साथ काम करते रहें। और वैसे भी मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो शुरू करें। हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है आज की मैथमेटिक्स की मशीन में क्या है। जी, तो आज की मैथमेटिक्स की मशीन हमें ये बताएगी कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं और एलसीएम को रियल लाइफ में किस तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मेहमानों में अब्दुल्ला, हुज़ैफ़ा और हमना मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो फिर हम शुरू करते हैं आज का लेसन। तो पहले मुझे ये बताइए, आप सबको टेबल्स याद हैं? जी मिस मुझे 10 तक याद है। मिस मुझे 15 तक याद है। मिस मुझे भी 7 तक याद है। चले, तो पहले मैं शुरू करती हूँ अब्दुल्ला और हुज़ैफ़ा से। आप दोनों तैयार हैं? जी मिस। अच्छा, अब्दुल्ला और हुज़ैफ़ा, आप दोनों को किसी भी टेबल के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो पहले मुझे ये बताइए, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मिस, जो किसी टेबल में आते हैं, जैसे 6 is the multiple of 2। वेरी गुड। तो इसका मतलब है आपको मल्टीपल्स पता है। तो आप लोगों को 10 टाइम्स तक मल्टीपल्स लिखने। अब्दुल्ला, आप 4 के मल्टीपल्स लिखें और हुज़ैफ़ा आप 6 के मल्टीपल्स लिखें। और मिस मैं क्या करूं? आप 10 तक काउंट करें कि इन्होंने मल्टीपल्स लिखे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी, तो बच्चों आप लोगों ने मल्टीपल्स लिख लिए? जी मिस। अब्दुल्ला, पहले आप बताइए 4 के मल्टीपल्स। वो हैं 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। अच्छा, वेरी गुड। हुज़ैफ़ा, आप बताइए 6 के मल्टीपल्स। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 और 60। वेरी गुड। अब ये बताइए कौन सा नंबर दोनों टेबल्स में आता है। अब्दुल्ला, आप 4 के मल्टीपल्स बताएं। हुज़ैफ़ा, आप गौर से सुने और हर कॉमन मल्टीपल पर आपने स्टॉप कहना है। हमना, आप सुने और दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो आप लिखेंगी। ठीक है? चले अब्दुल्ला, आप शुरू करें। 4 8 12 स्टॉप 12 16 20 24 स्टॉप 24 28 32 36 स्टॉप 36। हमना, आपने कौन कौन से कॉमन मल्टीपल लिखे? 12 24 एंड 36। अच्छा, ये बताइए सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है? मिस 12। 12 जी, तो 12 को हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM भी कहते हैं, मिस लीस्ट क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है, यानी कि सबसे छोटा। अच्छा, अब समझ आया। तो चले अब हम अगला सेगमेंट शुरू करते हैं, जिसका नाम है लेट अस प्रैक्टिस। अब मैं आप तीनों को एक एक नंबर दूंगी, आपने उसके 10 मल्टीपल्स बताने, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स बताने हैं। ठीक है? जी मिस। जी मिस। हमना, आपका नंबर है 12, अब्दुल्ला आपका नंबर है 8 और हुज़ैफ़ा आपका नंबर है 6। याद है ना आपको 6 का टेबल? जी मिस। 6 का टेबल तो बहुत ही आसान है। तो आप सब रेडी हैं? 1 2 3 गो। ओके, इज इट डन? जी मिस। ओके, हमना, मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने मल्टीपल्स पढ़ें और अब्दुल्ला, हुज़ैफ़ा, आप अपने अपने कॉमन मल्टीपल्स के गिर्द सर्कल लगा दीजिएगा। ठीक है? और जो बच्चे सुन रहे हैं, आप भी सब कॉमन नंबर्स के गिर्द दायरा लगाते जाइए। चले हमना, पढ़िए।
12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120. ओके अब्दुल्ला, आप अपने मल्टीपल्स और कॉमन मल्टीपल्स बताइए। मेरे मल्टीपल्स हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और 80। इनमें से कॉमन मल्टीपल्स थे 24, 48 और 72। वेरी गुड। हुजैफा, आप अपने 6 के मल्टीपल्स बताएं और कॉमन भी। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60 और इसमें कॉमन मल्टीपल्स थे 24 और 48। वेरी गुड। इसका मतलब है कि 6, 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स हैं 24 एंड 48। तो एलसीएम क्या होगा? Miss, the first common multiple is 24. वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और नंबर दे रही हूँ। अब्दुल्ला, आप लिखें 10 के मल्टीपल्स, हुजैफा आप 5 के मल्टीपल्स लिखें और हमना आप 15 के मल्टीपल्स। चलें, टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। आर यू रेडी? जी मिस। चले हुजैफा, आप अपने मल्टीपल्स बताएं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। चले, वेरी गुड। अब्दुल्ला, आप 10 के मल्टीपल्स बताइए। वो थे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अच्छा, हमना 15 के मल्टीपल्स बताइए। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 और 150। ओके, अब जो नंबर तीनों के पास आया है वो बताइए। अब सबसे पहले अब्दुल्ला आप बताइए। मेरे पास है सिर्फ 30। ओके, हुजैफा आपके पास? मिस 30 और हमना के साथ 60 भी है। और हमना? मिस 30 और 60 तो है। अच्छा, आप दोनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त अवेलेबल नंबर्स 3 हैं। हमें इन तीनों के कॉमन मल्टीपल बताने। तो तीनों में कौन सा नंबर मौजूद है? 30। और ये क्या फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है? यस मिस। तो फिर 30 क्या हुआ? 30 एलसीएम हो गया जी। तो ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इसका सेकंड कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 60। और थर्ड कॉमन मल्टीपल? 80। नहीं मिस, 90। वेरी गुड। यानी कि क्या हो गया ये? यानी कि ये 30 का टेबल है। जी, आपने सही समझा। मल्टीपल का, कॉमन मल्टीपल का भी टेबल बन जाता है। चलें, ये बताइए 2 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स क्या है? मिस मैं बताऊं? जी हुजैफा, आप बताइए। मिस मल्टीपल ऑफ 2 आर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Multiple of 4 are 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 or 36 or 40. Common multiple are 4, 8, 12 और 16 और 20. मिस, ये तो सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। जी, और एलसीएम क्या था इनका? वो सबसे पहले तो 4 है, तो 4 इज एलसीएम। जी, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि कुछ मखसूस नंबर्स के कॉमन मल्टीपल असल में जो बड़ा नंबर होता है उस टेबल के सारे मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 4 के सारे मल्टीपल्स 2 के मल्टीपल्स हैं, 6 के सारे मल्टीपल्स 3 के मल्टीपल्स हैं, 8 के सारे मल्टीपल्स 4 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह 5 और 10, 6 और 12। मिस, ये तो बड़े मजे की बात है। इसका मतलब है कि LCM of 2 and 4 is 4, LCM of 3 and 6 is 6. ओके अब्दुल्ला, कैरी ऑन। LCM of 4 and 8 is 8. LCM of 5 and 10 is 10. And LCM of 6 and 12 is 12. इसका मतलब है आप टेबल के जरिए एलसीएम बता रहे हैं। अब जरा देखते हैं कि रियल लाइफ में एलसीएम किस तरह हेल्प करता है। Miss, where is LCM in our daily life?
देखें, आपने नोट किया होगा कि हम दो नंबरों को एक साथ हम देख रहे थे मल्टीपल्स। सबसे पहले आप उनके अपने मल्टीपल्स निकालते थे, फिर आप कॉमन मल्टीपल्स निकालते थे, फिर आप एलसीएम निकालते थे। रियल लाइफ में जो इवेंट्स एक साथ हो रहे होते हैं, तो ये देखने के लिए कि वो नेक्स्ट टाइम दोबारा कब होंगे, उसमें हम एलसीएम के जरिए कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसके लिए करते हैं एक एक्टिविटी। तो मैं आपको टाइम हम यहाँ स्टार्ट करते हैं और उज़ैफ़ा आप हर 4 सेकंड के बाद क्लैप करेंगे और अब्दुल्ला आप हर 5 सेकंड के बाद क्लैप करेंगे। हम ये देखेंगे कि आप दोनों कब एक साथ क्लैप करते हैं, ठीक है? तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, यानी 20 पे आप दोनों ने एक साथ क्लैप किया है। अरे वाह, ये तो 20 सेकंड्स पर दोनों ने एक साथ क्लैप किया है। लेकिन मिस एलसीएम का इससे क्या ताल्लुक हुआ? आप मुझे बताएं 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24। बस अब जरा 5 के मल्टीपल्स बोले। 5, 10, 15, 20। ओ, तो 20 दोनों का कॉमन मल्टीपल है, इसी वजह से दोनों ने क्लैप 20 सेकंड पे एक साथ की है। जी बिल्कुल। अब दोबारा कब करेंगे एक साथ? 40 पे। जी बिल्कुल, पहले पे 20 सेकंड पे क्लैप किया, उसके बाद 40 सेकंड पे क्लैप होगा। आपको पता है कि हमारे जो लाइट हाउस होते हैं ना, जो शिप्स को रास्ता बताते हैं, वो भी इसी तरह टाइमली जलते हैं। तो इस तरह जहाज़ों को सिग्नल मिल जाता है कि वो अपने शिप्स को आगे ला सकते हैं या नहीं। चलें, मैं एक सवाल कर रही हूँ। अब्दुल्ला और हुज़ैफ़ा आप दोनों सुबह जॉगिंग के लिए निकले हैं, ठीक है? अब्दुल्ला अपना एक राउंड 6 मिनट में पूरा करता है और हुज़ैफ़ा 4 मिनट में। आप दोनों ने स्टार्ट एक साथ किया है। अब आपको ये बताना है कि दोनों दोबारा एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे। यहाँ पर भी ये देखना है 4 मिनट बाद और 6 मिनट बाद वो दोबारा कब एक साथ मिलेंगे। तो मिस ये तो एलसीएम से सॉल्व हो जाएगा। वेरी इंटेलिजेंट। अब जरा करके बताएं। मिस 4 के मल्टीपल हैं 4, 8, 12, 16, 20 और 6 के हैं 12, 6, 12, 18। तो मिस दोनों में 12 कॉमन है। इसका मतलब है कि वो 12 मिनट बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। और सेकेंड टाइम कब क्रॉस करेंगे? 24 मिनट के बाद। बहुत अच्छे। इसका मतलब है आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। चले अब्दुल्ला आप बोले। जी मिस, मुझे तो एलसीएम निकालना आ गया है। जी हमना, आप क्या कह रही थी? मैं तो ये बोल रही थी कि मुझे आज पता चला कि एलसीएम का इस्तेमाल कैसे होता है। जी, तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लेट्स रिकैप। अब जरा बारी बारी बताइए आप लोगों ने क्या सीखा। अब्दुल्ला। मिस, मैंने टेबल के मल्टीपल्स निकाले, फिर कॉमन मल्टीपल्स निकाले। हमना, आप बताएं। फिर मिस हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स भी निकाले, जैसे आप एलसीएम कह रही हैं। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जी मिस हमने एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व किए और हमें पता चला कि जब दो चीजों को एक साथ होते देखना हो तो उसके लिए एलसीएम लेते हैं। जी, आपको पता है कुछ प्रॉब्लम्स में इसे हम छोटे से छोटा अदद भी कहते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए? मिस मैं बताता हूँ। जी बताएं। वेरी गुड। तो बच्चों, आज हमने एलसीएम के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा और इसके मुताल्लिक का काम आपकी किताबों में मौजूद है। इसे पढ़ें और अपनी कॉपियों में मुकम्मल करें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान राहिला माहिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Now let's do some exercises. अब हम शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज में, जिसमें आपको अपनी कमर पे हाथ रख के उछलना है। तो शुरू करते हैं पहली वार्म अप एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
चलें आप सीधा खड़े हो जाएं। हम अब सांस की मशक करते हैं। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें आपको अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पाँव को छूना है, पाँव की उंगलियों को छूना है। सही है? अब शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। अब आप सीधा खड़े हो जाएं। अब आपको अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पाँव को छूना है, मतलब जो आप कर रहे थे उसका उलट करना है। मैं वापस 5 तक काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5। चलिए, तो बहुत अच्छा हो गया। अब वापस सीधा खड़े हो जाएं। वापस से हम थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। सही है? तो नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफ़ा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब सुनते हैं अपना अगला कॉम्पोनेंट जो है आओ जाने। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं असद और मैं रिदा आपको अपने प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट का नाम है हिस्ट्री की मिस्ट्री, जिसमें हम अंकल शेरी को बुलाएंगे जो कि एक टाइम ट्रैवलर हैं। उनके साथ कभी हम उनकी टाइम ट्रैवलिंग मशीन में ट्रैवल करेंगे और कभी हम उनसे तारीखी कहानियाँ सुनेंगे मज़े मज़े की। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे। और हमारे तीसरे सेगमेंट का नाम है जिम्मेदार शहरी, जिसमें हम आप बच्चों को अच्छे शहरी होने की बातें बताएंगे। तो आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम अपने पहले सेगमेंट से। अस्सलामुअलैकुम अंकल शेरी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और हमारे सुनने वाले बिल्कुल ठीक होंगे। अंकल, आज आप हमें हिस्ट्री के किस मौजू के बारे में मालूमात देने वाले हैं? मैं आज बर्र-ए-सगीर में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में बनने वाली सबसे पहली सियासी जमात के बारे में बताने वाला हूँ। ओह, मैं समझ गई। आप कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताने वाले हैं ना? बिल्कुल सही गैस किया आपने। इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में बनने वाली सबसे पहली सियासी जमात थी, जिसकी बुनियाद 1885 में लॉर्ड A.O. ह्यूम ने रखी थी। ब्रिटिश राज ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की भरपूर हिमायत की थी और जब ये कांग्रेस बनी तो शुरू में मुसलमान लीडर्स भी इस पार्टी में शामिल थे, लेकिन कुछ अरसे बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया और बाद में अपनी एक अलग सियासी पार्टी बना ली थी। तो अंकल जी, हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि मुसलमानों ने वो अंग्रेज़ों की पार्टी को क्यों छोड़ दिया था? जी मैं बताता हूँ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मुसलमानों ने देखा कि अंग्रेज़ों की ये जमात ज़्यादा हिंदू के लिए काम कर रही है और मुसलमानों को बराबर के हुकूक नहीं मिल रहे, जिसको बुनियाद बनाकर मुसलमानों ने ये पार्टी छोड़ दी। अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। उम्मीद है हमारे सुनने वालों ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। अपने अगले सेगमेंट में हम सुनते हैं हमजा और उसकी टीचर की पंजाब और गिलगित के हुकूमती इदारों के बारे में एक दिलचस्प गुफ्तगू। हमजा अपनी टीचर के साथ बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। हमजा के पास आज बहुत सारा होमवर्क था जो कि उसे जल्दी खत्म करना था। मैंने अपने मैथ्स का होमवर्क खत्म कर लिया है। अच्छा बेटा, अब आपका कौन सा होमवर्क रहता है? टीचर, हमें एसएसटी का होमवर्क मिला है कि हमें गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को किसी और सूबे की गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करना है। टीचर, मुझे गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में तो पता है, लेकिन मुझे किसी और सूबे की गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। बेटा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ ना। हम जीबी की गवर्नमेंट को पंजाब की गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं। क्या ख्याल है आपका? ठीक है टीचर, ये बहुत अच्छा रहेगा। आप मुझे पंजाब की गवर्नमेंट के बारे में बता दें
ताकि मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लूँ। पंजाब के हुकूमती निज़ाम के 3 बड़े सुतून हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उन तीनों के बारे में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला सुतून है लेजिस्लेचर यानी सूबाई असेंबली, जो सूबे के मुख्तलिफ मामलात पे कानून बनाती है, जिसकी सरबराही स्पीकर और उसके बाद डिप्टी स्पीकर करते हैं। इस असेंबली में टोटल 371 सीट्स होती हैं, जिनमें 297 मेंबर्स इलेक्शंस के जरिए मुंतखब होते हैं और बाकी 66 खवातीन और 8 अक़लियती कम्युनिटीज यानी कि नॉन मुस्लिम्स के लिए रखी जाती है। तो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा, दूसरा सुतून एग्जीक्यूटिव है, जिसका हिस्सा वजीर आला और गवर्नर भी होते हैं। इसमें सूबे के तमाम इदारों के काम की निगरानी के लिए सूबे के सरबराह वजीर आला होते हैं, जिन्हें सूबाई असेंबली के अरकान मुंतखब करते हैं। सूबे के गवर्नर को पाकिस्तान का सदर और वजीर आजम मुंतखब करते हैं। गवर्नर सूबे के बजट और दूसरे कवानीन को मंजूर करता है, जो कि सूबे असेंबली में पास किए जाते हैं। अच्छा, तीसरा सुतून कौन सा बताया था आपने मैम? सूबाई गवर्नमेंट के तीसरे और जरूरी सुतून को जुडिशरी कहा जाता है, जिसे हम अदालत के नाम से भी जानते हैं। सूबे के अंदर सबसे बड़ी अदालत को हाई कोर्ट कहा जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस दूसरे जजेस के साथ मिलकर केस पर फैसला सुनाते हैं। इस कोर्ट के अंडर में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में सेशन कोर्ट्स भी होते हैं। अगर किसी शहरी का कोई भी कानूनी मसला है तो वो इन अदालतों में अपना केस लेकर जाता है और जज दोनों फरीकैन का केस सुनने के बाद कानून के मुताबिक किसी एक के हक में फैसला देते हैं। हमजा, क्या आपको समझ आ गया कि पंजाब गवर्नमेंट की कितनी ब्रांचेस होती हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? जी टीचर, पंजाब गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वेल डन हमजा, बिल्कुल सही बताया आपने। चलें, अब हम गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करवाया जाए तो जीबी की गवर्नमेंट थोड़ी मुख्तलिफ है। और क्या गिलगित में कानून साज असेंबली है ना? जी बिल्कुल सही कहा, गिलगित में कानून साज असेंबली है। इस असेंबली में गिलगित बल्तिस्तान के कुल 10 डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं, जिनमें से 33 मेंबर्स चुने जाते हैं, जिनमें से 6 सीट्स खवातीन के लिए और 3 सीट्स टेक्नोक्रेट्स के लिए मुंतखब होती हैं। इस कानून साज असेंबली में मुख्तलिफ मामलात पे कानून साजी होती है और इस असेंबली के अरकान अपना वजीर आला और स्पीकर मुंतखब खुद करते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल का क्या काम है? वो दूसरा अहम इदारा है, जिसमें टोटल 15 अरकान होते हैं, जिसके चेयरमैन पाकिस्तान के वजीर आजम खुद होते हैं और वाइस चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर होते हैं। और इसके अलावा जीबी में हर जिले की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो डिप्टी कमिश्नर के अंडर जिले के निज़ाम को चलाती है। टीचर, गिलगित में पंजाब गवर्नमेंट की जुडिशरी से मिलता जुलता क्या है? हमारे जिले में सबसे बड़ी अदालत डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स हैं, जहां सेशन के जजेस तमाम कानूनी केसेस सुनते हैं और उनके मुताबिक फैसला करते हैं। हमजा बेटा, मैंने आपको पंजाब और गिलगित के मुताबिक काफ़ी हुकूमती इदारों के बारे में मालूमात दी है। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपना होमवर्क आसानी से मुकम्मल कर सकेंगे। जी टीचर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा बच्चों, टीचर ने हमजा को पंजाब और गिलगित के मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के बारे में कितनी सारी दिलचस्प बातें बताई हैं। चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है जिम्मेदार शहरी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आग हमारे बहुत काम आती है। ये हमारे खाने बनाने में, हमें सर्दियों में गर्म रखने में, हमारा पानी गर्म करने में और दूसरी कई चीज़ों में हमें मदद करती है। मगर आग खतरनाक भी है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। हमें आग को इस्तेमाल करते हुए बहुत ध्यान से काम करना चाहिए और आग के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। घर में कभी भी छोटे बच्चों को चूल्हे के पास अकेले ना जाने दें। आग जलाने वाली चीज़ें जैसे कि लाइटर और माचिस को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी रखें। और अगर खुदा न खास्ता आपके घर में आग लग जाए तो आग लगने के बाद घर से फ़ौरन बाहर निकलें और आग बुझाने वाले अमले को कॉल करें। इसी तरह हम सब जिम्मेदार शहरी बनकर आग लगने वाले वाक़यात से बच सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी और उसने क्या काम किए। हमने पाकिस्तान में पंजाब और गिलगित के मुख्तलिफ हुकूमती इदारों और उनके काम पे बात की।
और हमने ये भी सीखा कि एक जिम्मेदार शहरी आग से बचने के लिए कौन कौन से हिफाजती इक़दामात लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज के लेसन को याद रखेंगे। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। So we learned many concepts today. तो चले अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।